नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले और आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, खबर छपरा से, जहां पर बालू माफिया ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिसमें गरखा थाना अध्यक्ष सहित 8 पुलिसकर्मी जख्मी हुए। तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त। देखिए पुलिस कर्मियों को किस तरह से ये बालू माफिया जिनके ऊपर नकेल कसी जा रही है, वो पुलिस कर्मियों पर देखिए कैसे अपनी ताकत दिखा रहे हैं। घटना अवतार नगर थाना क्षेत्र के आमी गांव के पास की है। पुलिस टीम यहां पर छापेमारी करने के लिए पहुंची हुई थी और इसी दौरान बालू माफियाओं ने पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया। सभी पुलिसकर्मियों को सदर अस्पताल में इस वक्त इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। हालात का जायजा लिया संवाददाता संतोष गुप्ता ने। छपरा में बालू माफिया बेखौफ है, उन्हें वर्दी का कोई डर नहीं है। हमें ये ऐसे ही नहीं कह रहे, हमारे पास एक्सक्लूसिव वीडियो इस घटना का कि बालू माफिया ने किस तरह से पुलिस पर हमला किया। पुलिस छापेमारी करने गई थी और पुलिस को किस तरह से खदेड़ खदेड़ के पीटा गया। ये पुलिस एसपी का आवाज़ से हमने एसपी से बात करने की कोशिश की इस मामले में, हालांकि एसपी अभी उपलब्ध नहीं हो सके। उन्होंने जरूर कहा कि पुलिस इस मामले में मुकम्मल कार्रवाई कर रही है, लेकिन जो हमारे पास वीडियो मौजूद है उस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पुलिसकर्मियों को किस तरह से खदेड़ खदेड़ के पीटा जा रहा है। पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी करने गए थे, उनकी मंशा थी बालू माफिया पर नकेल कसने की, लेकिन उन्हें पीटा गया वहां पर। कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए और इस पूरे घटना का वीडियो हमारे पास मौजूद है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक निहत्था पुलिसकर्मी भाग रहा है, उसके पास पिस्टल भी है। उसने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया, उसने फायरिंग नहीं की। फायरिंग में किसी की जान जा सकती थी, लेकिन उसे पीटा गया। बहुत बड़ी घटना है ये छपरा की, जिसमें 8 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं, 7 जिसमें से एक थानाध्यक्ष भी शामिल है। लेकिन इस घटना ने कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि क्या बिहार में अब बालू माफिया पर पुलिस का खौफ नहीं है, पुलिसकर्मियों को इस तरह से पीटा जाएगा। हालांकि पुलिस मुख्यालय का यह कहना है कि इन तमाम मामलों पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस घटना ने, छपरा की इस घटना ने पुलिस के मंसूबों पर जिस तरह से बालू माफिया हावी हो रहे हैं उस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। तो देखिए ये तस्वीरें हैं सचमुच सोचने वाली और परेशान करने वाली कि किस तरीके से बालू माफिया जो हैं बेखौफ हैं, इन्हें कानून का जरा भी डर नहीं है और कानून वालों को ही किस तरीके से ये अपना निशाना बना रहे हैं। लगातार कार्रवाई इस वक्त बालू माफियाओं के ऊपर की जाती हुई और ये आक्रोश और नाराजगी उसी के बाबत। देखिए पुलिसकर्मी जो यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए पहुंचे थे इन बालू माफियाओं पर नकेल कसने के लिए, उन्हें टारगेट किया जाता है, उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, क्योंकि यहाँ पर बालू माफियाओं की संख्या देखिए किस कदर है। और उसके बाद जोर आजमाइश जो है वो पुलिसकर्मियों के ऊपर ही। मार 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 कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी पुलिस वालों पर होती है, लेकिन अगर पुलिस वाले ही कानून तोड़ने लगे, हंगामा और मारपीट करने लगे और बीच बाजार अश्लील हरकतें करने लगे तो क्या होगा, ये देखना हो तो आपके लिए ये तस्वीर बहुत जरूरी हो जाती है। ये तस्वीर रांची की है, जहां नशे में धुत एक पुलिस वाले ने पुलिस की प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया। तस्वीरें आपके सामने हैं। नशे में धुत ये पुलिस वाला किस तरह से लड़खड़ा रहा है। वो वहां मौजूद महिलाओं के सामने अश्लील हरकतें करता है। वहां मौजूद लोग उससे बार बार पुलिस होने की याद दिलाते हैं। लोग ये बता रहे हैं कि वो वर्दी पहने हुए हैं। लोग याद दिला रहे हैं कि सब लोग उसे देख रहे हैं, उसकी हर एक हरकत मोबाइल में रिकॉर्ड हो रही है। लेकिन पुलिस वाला जो इस नशे में धुत है, उससे किसी की परवाह नहीं है, कुछ भी सुनने को वो तैयार नहीं है। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर PCR 1 में ड्यूटी पर तैनात इस पुलिस वाले का नाम हरन्यूज डुंगडुंग है, जो नशे में अपनी सारी हदें भूल गया। लोगों ने उसे रोकने की भरसक कोशिश की। जब वो नहीं माना तो कुछ युवकों ने उसकी जमकर पिटाई की। जब वो वहां पिट रहा था तब दूसरे पुलिस वाले पहुंचते हैं और नशे में धुत पुलिस वाले की पिटाई करने वाले युवक को ही पकड़ लेते हैं। तो वहां मौजूद लोगों का गुस्सा इसके बाद और भड़क गया। लोगों ने न सिर्फ पुलिस वालों के चंगुल से इस युवक को छुड़ाया है,
बल्कि पुलिस वालों की जमकर फजीहत भी की। जब नशे में धुत पुलिस वाला यहां हंगामा कर रहा था तो पुलिस वाले कहां थे, ये सवाल आम जनता पूछ रही है कि जिस वक्त ये शख्स नशे में धुत होकर अश्लील हरकतें कर रहा था, लोगों को परेशान कर रहा था, तब ये पुलिस वाले जो उसके सहयोगी होने का दावा करते हैं वो क्यों नहीं पहुंचे? उस नशेड़ी पुलिस वाले को क्यों नहीं रोका गया? ये बड़ा सवाल इन तस्वीरों के सामने आने के बाद। अभी आप ऑन ड्यूटी नीचे कीजिए, नीचे वीडियो कीजिए, चैन खोल के दिखा रहा था यहाँ पर। कहाँ चाहिए यहाँ क्या मांग रहे हैं यहाँ पर आप? क्या मांग रहे हैं? फिर आप ड्यूटी में है ना, अभी ऑन ड्यूटी में है अभी आप, चलिए ऑन ड्यूटी में है अभी आप। और इन तस्वीरों के सामने आने के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठता है कि नशे में धुत पुलिस वाले की क्यों ड्यूटी लगाई गई और ऐसे पुलिस वाले ड्यूटी पर कैसे तैनात थे? क्या पुलिस वाले ने ड्यूटी पर आकर शराब पी? दूसरे पुलिस वालों ने उसे आखिर रोका क्यों नहीं जब वो ये अश्लील हरकतें कर रहा था? और ये सब कुछ सरेराह और सरेशाम हो रहा है। अश्लील हरकत करने पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? कानून तोड़ने की सजा उसे क्यों नहीं मिलनी चाहिए? आरोपी पुलिस वाले को बचाने में आखिर पुलिस क्यों जुटी हुई है? खबर नरकटियागंज से, जहां दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। उस दौरान दोनों तरफ से एक दूसरे पर लाठी, डंडे और कुर्सी टेबल से वार किया गया, जिसमें दोनों पक्ष से 7 लोग घायल हो गए, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। मारपीट का ये वीडियो शिकारपुर थाना क्षेत्र के हरदिया चौक का है। बताया जा रहा है कि शिकारपुर थाना क्षेत्र के हरदिया चौक पर अंडे को लेकर बच्चों के बीच में विवाद होता है, लेकिन ये विवाद देखिए बड़े और बुजुर्ग कैसे इस विवाद में कूद पड़ते हैं, उसे अपनी आन बान और शान से कैसे जोड़ लेते हैं। उसके बाद मानो कुछ देर के लिए ये चौक जो है रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। लोग एक दूसरे पर लाठी और डंडे चलाते रहे, जिसके हाथ जो लगा उससे एक दूसरे पर वार करता रहा और सैकड़ों लोग इस नजारे को मुख्य दर्शक बनकर देख रहे थे। इस मारपीट की घटना में दोनों पक्षों से 7 लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए नरकटियागंज अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। और अब बात बिहार में बाढ़ की, जिसके नुकसान का जायजा लेने के लिए पुलिस केंद्रीय टीम जो है वो यहां पर पहुंची हुई है और उसके आज टीम के दौरे का दूसरा दिन है, जिसमें आकलन लगाया जा रहा है कि कहां और कितना नुकसान हुआ है। आज टीम भागलपुर के नौगछिया का दौरा करेगी और वहां बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया जाएगा। आपको बताते चलें कि कल केंद्रीय टीम दरभंगा के कुशेश्वर स्थान पहुंची थी। बिहार सरकार ने बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र से 3,781 करोड़ रुपए की सहायता की मांग की है। सहायता की मांग नुकसान के प्रारंभिक आकलन के आधार पर की गई है। नुकसान की भरपाई के लिए सबसे अधिक मांग जल संसाधन विभाग ने लगभग 1470 करोड़ रुपए की है। इसके बाद आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से 1169 करोड़ और कृषि विभाग ने 661 करोड़ रुपए की मांग रखी है केंद्रीय टीम के सामने। जबकि पथ निर्माण विभाग की बात करें तो 203 करोड़ रुपए की मांग की गई है। सबसे कम पीएचईडी विभाग ने मात्र 7 करोड़ रुपए की मांग की है। आपको बताते चलें कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से टीम भेजकर बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन कराने का आग्रह किया था, जिस आग्रह के बाद 2 दिनों के इस दौरे पर इस वक्त ये केंद्रीय टीम बिहार में मौजूद है और आज भागलपुर में वो दौरा करती हुई नजर आएगी। बिहार में बाढ़ से हुई क्षति का आकलन करने के लिए केंद्रीय
टीम जो है वो बिहार के दौरे पे है और कल यह टीम जो है वो पटना पहुंची थी। पटना पहुंचने के बाद मुख्य सचिव, गृह सचिव और बाढ़ से जुड़े हुए जितने भी विभाग हैं उनके अधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक करने के बाद हवाई संरक्षण जो है वो दरभंगा, कुशेश्वर स्थान के इलाकों में जो 6 सदस्यीय टीम जो है दिल्ली से जो आई है उनके द्वारा किया गया था। बताते चले कि आज यह टीम जो है वो भागलपुर, नौगछिया के लिए रवाना होगी पटना से और हवाई सर्वेक्षण करने के बाद देर शाम पटना लौट आएगी। पटना आने के बाद कल यह टीम जो है वो संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करेगी और उसके बाद बिहार ने जो आकलन किया है तकरीबन 3700 करोड़ के आसपास की जो है वो क्षति बिहार की तरफ से बताई गई है, तो उसको लेकर के अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद जो है आगे का जो फैसला है वो केंद्र सरकार लेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यही वो जगह सचिवालय जो है यहाँ पे जो बिहार के तमाम जो शीर्ष अधिकारी हैं वो बैठते हैं और उनके साथ जो है आपदा प्रबंधन विभाग जो है वो मुख्य रोल जो है उनका बाढ़ में जो नुकसान हुआ है उसको लेकर के जो डाटा जो तैयार किया है आपदा प्रबंधन विभाग ने संबंधित विभागों से आंकड़ा लेकर के, तो वो रिपोर्ट भी जो है केंद्रीय टीम जो 6 सदस्यीय टीम है उन्हें सुपुर्द किया जाएगा और उसके बाद यह टीम दिल्ली वापस रवाना हो जाएगी। केंद्र सरकार जो है वो फिर जो उनका आकलन होगा 6 सदस्यीय टीम का, उसके आधार पर बिहार को राहत जो देना है, जो किसानों को क्षति हुई है, जो बिहार वासियों को जो क्षति हुई है उसकी भरपाई केंद्र सरकार करेगी। बताते ये भी चले कि इससे पहले भी वर्ष 2020 में जो बाढ़ से क्षति हुई थी उसके लिए बिहार सरकार ने 4400 करोड़ का आकलन केंद्र को दिया था, लेकिन मिले थे महज 400 करोड़। तो ऐसे में देखना इस बार बेहद अहम होगा कि इस बार का जो 3700 करोड़ के करीब जो राशि बिहार सरकार ने बताया है बिहार बाढ़ से क्षति का बिहार का, तो उसमें कितनी राशि केंद्र सरकार बिहार को देगी। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। बेतिया के बाढ़ पीड़ित पिछले 3 माह से सड़क के किनारे तंबू में जिंदगी जीने को मजबूर हैं। जिले के नौतन की बात कर लीजिए, बैरिया, योगापट्टी के साथ साथ मंझौलिया प्रखंड क्षेत्र में दर्जनों ऐसे गांव हैं जहां के लोग महीनों से सड़क के किनारे जो है शरण लिए हुए हैं। बाढ़ का पानी कम होने के बाद भी इनकी परेशानी कम नहीं हुई है। इनका घर पानी से घिरा हुआ है और घर में रहने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है, इसलिए तमाम खतरों को झेलते हुए ये लोग सड़क के किनारे ही अपना आशियाना बनाकर रहने को विवश हैं। हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रफुल्ल कुमार ने। गंडक नदी के साथ साथ सिकरहना नदी भी जो है अपने उफान पर है और सिकरहना नदी के पानी से लोगों की परेशानी काफ़ी बढ़ गई है। आलम यह है कि ये मझौलिया प्रखंड क्षेत्र का रामपुरवा महानवा ये गांव है और आप देख सकते हैं कि इस पूरे इलाके में पानी जो है वो किस कदर भरा हुआ है। पूरा इलाका जो है वो जलमग्न हो चुका है, लिहाजा लोग के घर भी डूब गए हैं। और आप देखिए इस तरह से, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, देखिए ये किस तरह से लोग जो हैं वो सड़क किनारे अपना आशियाना बसाकर इस तरह से रह रहे हैं, जीवन जीने को मजबूर हैं। महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, यहीं पे इनका सब कुछ पूरा जीवन जो है पिछले लगभग 3 माह से ये लोग सड़क पे हैं, तंबू तानकर, प्लास्टिक लगाकर, और इस तरह से इनकी ज़िंदगी जो है यहाँ पे रोड के किनारे, सड़क के किनारे कट रही है। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये किस तरह से पानी जो है, यहाँ पे पानी, कितना पानी है, पूरा इलाका जो है वो जलमग्न हो चुका है, लोगों का घर जो है वो डूब चुका है और इसी बीच लोग जो हैं वो किसी तरह से अपनी ज़िंदगी जो है वो जीने को मजबूर हैं। और इसी में इस तंबू गाड़ कर जो सड़क किनारे हैं लोग अपना जीवन चला रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ खाना बनाया जा रहा है, ऊपर से ये प्लास्टिक तान के, और महिलाएं जो हैं वो खाना बना रही। क्या दिक्कत बा? 2 महीना से। 2 महीना? हाँ। 2 महीने से तई बनी? हाँ। घर डूबल बगा? हाँ। यहाँ यही खाना वाना सब यही बनेला? सब खाना वाना यही जगह बनेला। अच्छा, सुते नहीं लोग कहाँ? सुते नहीं से रोड पर, सांप गोजर से डर लगता है बहुत। अच्छा, ये हालात ये बहुत गंभीर बैठे हैं। 4 महीने दिन से ये बाढ़ का कहानी देखल जाता है, कुछ साधन है ही नहीं है, आदमी कुछ ना, लोग की परेशानी है, घर द्वार दह गया है, बाढ़ में रहता है। यहाँ पे न मुखिया आता है, न सरपंच आता है, न वार्ड आता है, न कुछ भी, कोई नहीं आता है। कोई यहाँ पे इनको देखने नहीं आता, ना मुखिया, ना सरपंच, और ना ही जो कोई जनप्रतिनिधि, और ना ही कोई पदाधिकारी। देखिए किस हालात में ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। ये एक छोटा सा मचान टाइप का बनाया गया है सड़क किनारे, जिसपे बर्तन रखे गए हैं, इसी पे सोने की भी व्यवस्था है, सो रहे हैं लोग, इसी में रह रहे हैं। बारिश आने के बाद भी ये प्लास्टिक ही इनका सहारा बना है और ये रोड जो है अभी इनका आशियाना बना हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग किस दर्द में और किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और प्रशासनिक महकमा जो है वो
उदासीन बना हुआ है। साथ ही जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो भी इनकी सुधि लेना नहीं चाहते हैं। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 बेतिया। 12 सूत्री मांग को लेकर आज से बिहार के 30,000 निकाय कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और हड़ताल की शुरुआत निगम कर्मियों ने पटना नगर निगम कार्यालय के बाहर आगजनी और नारेबाजी के साथ कर दी है। इस दौरान निगम कर्मियों से बातचीत की संवाददाता अमित कुमार ने। 12 सूत्री मांग को लेकर के 30,000 निकाय कर्मी आज से हड़ताल पे हैं और ये देखिए ये पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कार्यालय है और यहाँ पे तमाम जो निगम कर्मी हैं वो आक्रोशित हैं, हड़ताल कर रखा है इन लोगों ने और इन लोगों की मांग जो है 12 सूत्री मांग है। आप देख सकते हैं कि जो मुख्य गेट है वहाँ पे इन्होंने अपनी मांग को लेकर के एक पोस्टर लगा रखा है, बैनर लगा रखा है और यहाँ पे तमाम जो गाड़ियाँ सड़क की सफाई में लगी रहती थी पहले सुबह से वो खड़ी है, वो पूरे तौर पे उनका चक्का जाम है। ये पूरी गाड़ियां जो है वो कचरा उठाने का काम शहर के विभिन्न इलाकों से किया करती थी, लेकिन आज यहाँ ये तमाम लोग स्ट्राइक कर रखे हैं। तो हम बात भी करते हैं यहाँ पे निगम के कर्मी जो हैं उनसे बात करते हैं। हम लोग का सर मांग है जिसका 10 वर्ष हो गया है, 5 वर्ष हो गया, सबको एक बार 2018 में आदेश निकला था सबको हटा दिया जाए, लेकिन हम लोग का मांग है न 1 रुपया बढ़ रहा है कुछ हो रहा है। इसलिए सरकार के खिलाफ में हम लोग पड़े हुए हैं कि कम से कम हम लोग का वेतनमान नहीं हो, डायरेक्ट हम लोग का स्थायी किया जाए। तो ये कि सरकार मांग नहीं मानेगी उस अवस्था में ये हड़ताल कब तक चलेगा? अनिश्चित काल के लिए चलेगा सर। कारण है कि हम लोग इतना मतलब कि गंदगी को साफ करते हैं, उसके बावजूद भी उन्हें ये पता नहीं चल रहा है कि इस मजदूरों को सम्मान सही वेतन दिया जाए। हम लोग का मांग है कि सरकारी किया जाए, जो भी 10 वर्ष पूरे गए उसको सरकारी किया जाए, हम लोग का वेतन मांग है। चलिए ये तमाम देख सकते हैं कि यहाँ पे आंदोलन का स्वरूप लेता जा रहा है। निगम कर्मी हैं ये और ये पटना के शहर के साथ साथ बिहार के तमाम जो नगर निकाय है वहाँ पे ये साफ सफाई आए दिन किया करते हैं, लेकिन सरकार के रवैये से ये नाराज़ हैं और इन लोगों का कहना है कि अगर सरकार इन लोगों की 12 सूत्री मांग को नहीं मानती है तो ऐसे में अनिश्चितकालीन जो हड़ताल है वो ये जारी रखेंगे। बहरहाल देखना होगा कि अब इन लोगों की मांग पर सरकार क्या विचार करती है, कब तक जो है इन लोगों की मांग को सरकार पूरा करती है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के आज से नामांकन की शुरुआत हो चुकी है। आज से 34 जिलों के 48 प्रखंडों में नामांकन शुरू होगा जो 13 सितंबर तक चलेगा। उम्मीदवार 18 सितंबर तक अपने नाम को वापस ले पाएंगे और उसी दिन चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया जाएगा। वोटिंग 29 सितंबर को होगी जबकि मतगणना 1 और 2 अक्टूबर को होने वाली है। और देखिए आज से अधिसूचना दूसरे चरण की जिससे लेकर नामांकन की शुरुआत आज से हो जाएगी। कुल आज द्वितीय चरण में 48 प्रखंडों में अधिसूचना जारी की गई है। इसमें नाम निर्देशन 7 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक प्राप्त किया जाए। 16 तारीख तक समीक्षा की जाएगी और अभ्यर्थी वापसी की तिथि 18/9 है। प्रतीक आवंटन भी उसी दिन 18/9 को किया जाएगा एवं 29 तारीख को मतदान किया जाएगा। मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव का दूसरा दिन आज है। जी हां, कल रात 9 बजे तक बिहार में 16 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगा है। पूर्वी चंपारण जिला जो है इस मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव अभियान में सबसे आगे है क्योंकि 1,25,000 लोगों को पूर्वी चंपारण में टीका लगाया गया है। पूर्वी चंपारण जिला जो है इस अभियान में सबसे आगे, सबसे अव्वल तकरीबन 1,25,000 लोगों को टीका लगा है। दूसरे स्थान पर मुजफ्फरपुर में 99,660 लोगों को पहले दिन टीका लगा। तीसरे स्थान पर पटना रहा जहां 99,366 लोगों को पहले दिन टीका लगाया और आज इस महाअभियान का दूसरा दिन है। भूख और जीने की जद्दोजहद में अक्सर ऐसी कहानियां जन्म लेती हैं जिसे जानकर आंखें डबडबा जाएं। ऐसी ही दुख भरी कहानी है एतवरिया की, जो 12 साल पहले रोजगार की तलाश में कब सीमा पार कर गईं, उसे पता ही नहीं चला। लोहरदग्गा के मौसमानो गांव की रहने वाली ऐतवरिया 12 साल पहले रोजगार की तलाश में अपने पिता के साथ उत्तर प्रदेश गई थी,
लेकिन घर लौटने के समय ऐतवरिया न जाने कहां गुम हो गई थी, जिसके बाद घर वाले उसकी तलाश कर थक चुके थे। बेटी के वापस लौटने की आस में पिता बिरसू उरांव की मृत्यु हो गई, लेकिन बेटी का कोई पता नहीं चला। वहीं यूपी से भटककर पहले उसने बिहार के किसी ईंट भट्टे पर काम किया, इसके बाद भटकते भटकते नेपाल पहुंच गई। हमारा बहन पिताजी से बाहर गई थी कमाने के लिए, तो उधर ही से गुम हो गई। तो हम लोग सारे जगह बहुत ढूंढे, तो किसी जगह पता नहीं मिला। तो हम लोग बोलते थे कि अब नहीं मिलेगा, हम लोग उम्मीदें नहीं है कि अब मिल जाएगा इसे। इस मामले की जानकारी पंचकुला की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग संस्था को मिली। पता चला कि ऐतवरिया नेपाल में किसी के घर में काम कर रही थी। बाद में इस मामले की सूचना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मिली, जिसके बाद उसे नेपाल से लाने की कवायद शुरू हुई। तो लाने में तो काफ़ी खुशी हुई, उनके परिवार भी काफ़ी खुशी हुए। इसके जैसे पत्रचार मिला नेपाल से, तो उसके बाद हम लोग दिल्ली के लिए रवाना हुए। वहाँ झारखंड भवन में हम लोग को हैंडओवर किया गया। उसके बाद परिवार का जो एक परिवार का जो मिलना हुआ, ये काफ़ी सुखद रहा। 12 साल बाद चमत्कार हुआ। एक एनजीओ और हरियाणा पुलिस स्टेट क्राइम ब्रांच की टीम की मदद से 32 साल की ऐतवरिया अपने गांव पहुंची, जहां उसकी सूनी आंखें परिवार से मिलने के बाद चमक उठी है। भारत लौटकर जब वो अपने परिवार से मिली तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। ऐतवरिया अपने परिवार से मिलकर बेहद खुश है और मदद करने वालों का शुक्रिया अदा कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए लोहरदग्गा से आकाश साहू की रिपोर्ट। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।